गुलामगिरी। परिच्छेद 12। इनामदार ब्राह्मण कुलकर्णी। यूरोपियन लोगों ने उपनिवेशों की आवश्यकता। शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा। यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है, आदि के संबंध में। ढोंडीराव तात, लेकिन आपने पहले कहा था कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो। फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, और इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है? ज्योतिराव, ये सरकारी पटवारी वतनदार ब्राह्मण कुलकर्णी हैं, और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है। इसलिए जब उसको अज्ञानी शूद्रों पर दया आई तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट भेज करके सभी कानूनों के द्वारा कुलकर्णियों के कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानूनों के माध्यम से नियंत्रित रखकर उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर भी इन कलम कसाईयों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों के संबंध होने की वजह से शूद्रों का प्रभाव था। इसलिए ये शैतान की तरह अपने स्वार्थी झूठे धर्म की छत्रछाया में खुले रूप में चौपाल में बैठकर उस बलिराजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को क्या वे लोग दूषित नहीं करते होंगे? अगर ऐसा ना कहे तो शूद्रों को तो बिल्कुल ही न लिखना आता है और न पढ़ना। फिर वे किस वजह से या किस कारण सरकार से इतनी नफरत करने लगे हैं, इससे बारे में यदि तुम्हें कुछ अन्य कारण मालूम हो तो मुझे जरा समझा दो। इतना ही नहीं तो वे लोग मौका देखकर उसी चौपाल में चावड़ी बैठ करके किसी गैर वाजबी सरकारी कानून को लेकर उस पर कई तरह के पैने तर्क नहीं देते होंगे। और शूद्रों को सरकार से नफरत करनी चाहिए, इसलिए उनको क्या चोरी चोरी पाठ नहीं पढ़ाते होंगे, और उनको एक शब्द भी अपनी सजग सरकार के कान में डाल देने के लिए शूद्र लोग क्या कपकपाते नहीं होंगे, क्योंकि सभी ऊपरी दफ्तरों के कर्मचारी ब्राह्मण जाति के हैं। इसलिए अब तो अपनी सरकार को संभालना चाहिए। सबसे पहले हर एक गांव में इनाम देकर उन्हें उपदेशकों का काम सौंप देना चाहिए। साथ में यह हिदायत भी कि वे उस गांव की हकीकत के बारे में करीब करीब साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेजते रहे। यदि इसके अनुकूल कानून बनवा कर बंदोबस्त किया गया, तब आगे किसी समय नाना पेशवे जैसे ब्राह्मण को पुनः जब किसी पीर ने मिन्नत मांगी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने की बजाय चमत्कारिक ढंग से तैयार की गई रोटियां निश्चित समय पर गांव-गांव में एक साथ पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्र को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवाने की बात सूची, तो इन पटवारी वतनदार कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल किसी काम नहीं आएगी। इस तरह किए बगैर सभी अनपढ़ शूद्रों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उनके पांव उस धरती पर नहीं टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, जब वे यूरोपियन उपदेशक सभी शूद्रों को सही ज्ञान देंगे और इनकी आंखें खोल देंगे, तब ये लोग इन ग्राम राक्षसों के नजदीक भी खड़े नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार को अपने ग्राम कर्मचारी, नौकर, पटेल, चौधरी से लेकर कुलकर्णियों तक के काम की परीक्षा लेनी चाहिए, और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ नहीं सौंपना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों को पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप पैदा होगी। यदि आवश्यकता हो तो सारी हमारी दयालु सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर दे और यह सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए। फिर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जॉर्फिस साहब की तरह किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और छोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बंगले के करीब पाठशाला चलानी चाहिए, और उन छात्रों को पटेल, कुलकर्णी तथा पतौंजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक आदि के नाम की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर इस तरह के काम सौंप देने चाहिए। इसका
परिणाम यह होगा कि ये लोग सभी ब्राह्मण कुलकर्णियों की एकता के लिए बदनाम नाना पेशवे जैसे ब्राह्मणों के काम नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसा करके उनके खेत वतन हड़पते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। इतना ही नहीं, महार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ एमए या बीए पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे रे, अपनी इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुंह वाले ब्राह्मण पंडितों ने यह कितना बड़ा काला दाग लगाया है। अरे, यह कड़वे करेले हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर शक्कर में घोल कर पकाए, फिर भी उन्होंने अपने जाति स्वभाव छोड़ा नहीं और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। ढोंडीराव तात, आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी अनपढ़ शूद्रों को भूमि वतन को किस प्रकार का फांसा डालकर हड़पते होंगे। ज्योतिराव, जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं और फिर स्वयं उनके साहूकार होकर वे उनसे जब गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, उस समय वे अपनी जाति के अर्जनविद से मेल मिलाप करके उनमें एक तरह की शर्त लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हो और इस कुलकर्णी साहूकार के फायदे की हो। फिर जो शर्तें लिखी जाती है उनको न पढ़ते हुए गलती सलती बातें पढ़कर सुनाई जाती है। फिर उस कागज पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना वही खाता पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायदाद लिखी गई शर्तों के अनुसार हड़पते होंगे कि नहीं। ढोंडीराव तात, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये लोग जाति से ही कलम कसाई है, लेकिन ये लोग अनपढ़ शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे। ज्योतिराव, खेती बाड़ी जमीन जायदाद आदि के संबंध में सन त्योहार पोला आदि में और होली के दिन होली के बांस को पहले पूरी आदि कौन बांधेगा। इस संबंध में शूद्रों के आपस में जो झगड़े फसाद होते हैं, इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है। वे लोग इन झगड़े फसादों को करवाने में जिम्मेदार नहीं होते। इस तरह के कुछ उदाहरण तुम वास्तव में दिखा पाओगे। ढोंडीराव तात, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों के आपस में इस तरह के झगड़े फसाद करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाईयों को क्या मिलता होगा। ज्योतिराव, अरे, जब कई घरंदाज अनपढ़ शूद्रों के घराने मन ही मन द्वेष की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर से इन कलम कसाईयों सहित अन्य ब्राह्मणों कर्मचारियों के घर इस आग में तपते तपते जल कर क्या नष्ट नहीं हुए होंगे। अरे, इन कलम कसाईयों के नारदशाही की वजह से स्थानीय मुल्की फौजदारी और दीवानी विभाग खाता का खर्च बेहद बढ़ गया है और वहां के अधिकांश कर्मचारी मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक सभी अपने तत्सवितुर्नेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् इस असली गायत्री मंत्र से बेईमानी करते हैं। इसके संबंध में चिरीमिरी देव इस यौनी विदेशी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहितों के अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई है। फिर यह बताओ कि वे बड़े बड़े कोर्ट कचहरियों में बैठकर जोर जोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं कि नहीं। इसके अलावा मुंसिफ नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इसका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता भी या नहीं। इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलाकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है। वह कहावत यह है कि सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो काम करने वाले ब्राह्मणों कर्मचारियों के हाथ में अमुक तमुक दिए बगैर वे हम जैसे गरीबों के काम हाथ ही नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ न कुछ साथ में ले लो।
तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। ढोंडीराव: ताती, यदि ऐसा ही होता हो तब तो गांव खेड़ों के तमाम क्षुद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिराव: अरे, जिनको बेर की गांड किधर होती है यह मालूम नहीं, ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी, और ये लोग अपनी शिकायत सही ढंग से उनके सामने क्या बता पाएंगे। ऐसी हालत में किसी लंगोड़ बहादुर ने बड़ी हिम्मत से किसी बुटलेर की मदद से यूरोपियन कलेक्टर से अकेले में मिलकर और उनके सामने खड़े होकर यह कहे कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तब इतने 4 शब्द कहने की इन कलम कसाइयों को भनक भी लग गई तो समझ लो हो गया इसका काम तमाम। फिर उस अभागे आदमी के नसीब ही फूट गए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर कचहरी के अपनी जाति के ब्राह्मण कर्मचारी बाबू से लेकर रेवेन्यू के या जज के ब्राह्मण कर्मचारी तक सभी के सभी अंदर ही अंदर उस यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलम कसाई तुरंत हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर वादी के साक्षीदार गवाहदार बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य कहाँ है यह पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस सत्य असत्य को खोज निकालने के लिए बड़े बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जज लोग अपनी सारी अकल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का कुछ भी पता नहीं चलता और न ही कुछ हाथ लगता है, बल्कि वे उस शिकायत करने वाले लंगोटीधारी को यह कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते कि तू ही बड़ा शरारती है, और अंत में उसके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उसको फजीहत होने के लिए घर पर भेज देते होंगे कि नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों की इसी प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में यह बात आती होगी कि यहाँ हमारे किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है। इनमें से कई लोगों ने डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा और अपनी ही जान को तबाह किया होगा कि नहीं। इनमें से कईयों के दिलो दिमाग में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और फिर वे पागलपन के शिकार बन गए होंगे कि नहीं। और इनमें से कईयों ने अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ाई होंगी और अधपगले होकर रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उसको अपनी शिकायत सुनाते कहते फिरते होंगे कि